चतुर्वेदी। चतुर्वेदी हेरिटेज की अपनी YouTube सीरीज में आज एक नया एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 19वीं और 20वीं सदी में जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग मथुरा से निकल के अन्य जगहों पर बस गए थे, उन लोगों के विविध किस्म के क्रियाकलापों के बारे में जो कि उनके रोजगार से जुड़े थे और जिसका असर उनके रहन सहन पर भी था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मथुरा से इस बात को शुरू करेंगे कि मथुरा में बार बार हमले होते आए हैं। पिछले एपिसोड्स में हम लोग ने जिक्र किया है और मथुरा के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग हर हमले में अपना रोल निभाते हुए आगे एक ताकतवर शक्तिशाली समुदाय के रूप में, हिम्मत वाले समुदाय के रूप में आगे बढ़ के लड़ते रहे। और जो मुगल सत्ता थी उसके साथ कभी कभी मुस्लिम सत्ता से सामंजस्य बैठा, लेकिन जैसे ही आत्मसम्मान पे बात आती है तो वो लड़ने को खड़े हो जाते हैं, विरोध करने को खड़े हो जाते हैं। इस चीज के असर, इस चीज का जेनेटिक प्रभाव जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण बाहर निकल के गए हैं मथुरा से, उनके किस्सों में भी देखा है। जैसा कि फिरोजाबाद के दुर्गा प्रसाद जी का जो होलीपुरा बना है, उनके पूर्वज बुचई सिंह जी का किस्सा है, होली सिंह जी का किस्सा है। ऐसे किस्से हैं, काजी मार पांडे लोगों का किस्सा है कि अगर कुछ बात हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगी तो विरोध करना ही सिर्फ एक रास्ता है। मथुरा में कई हमले हुए, लेकिन एक हमला ऐसा था जिसमें मथुरा का बहुत नुकसान हुआ और यह हमला है 1757 का अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। यह आक्रमण एक तरह से इतिहासकारों के हिसाब से मथुरा के लिए अभिशाप था। बहुत मंदिर लूटे गए, लोगों के घर लूटे गए और ये कहते हैं कि 4000 नागा साधुओं ने अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविष्टा की शक्ति से, अपने जीवट से गोकुल को बचा लिया। अहमद शाह अब्दाली से लड़ने में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में भी बहुत जानों का नुकसान हुआ। हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि जब सेनाएं हमले के लिए आ रही हैं तो गलियों में कैसे रोक लगाई गई, यानी पूरे युद्धक तरीके से लड़ाई लड़ी गई। मुगल काल में, बादशाह अकबर के काल में चतुर्वेदी लोगों को तब से लेके और बाद के बादशाहों तक भी कई ऐसी सनद हैं जिसमें उनको अनुदान मिले हैं। लेकिन ये भी है कि महाराजा मान सिंह जो थे, उनके पिताजी भगवान दास जी, वो आए मथुरा में, उन्होंने बहुत सा निर्माण कराया जो चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने बताया उसके हिसाब से। अपना, अकबर के ससुर भी थे ये, इन्होंने अपना अंतिम समय भी वहां बिताया। लेकिन बात यह थी कि जिन जगहों पर मुस्लिम आक्रमणों में मंदिरों का नुकसान हो गया या कुछ, तो उसकी भरपाई दूसरी जगह तो कर दी, लेकिन एक आप समझ सकते हैं कि मुगल सत्ता के प्रभाव से बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जो नहीं हो पाती थी। लेकिन 1788 में यह सीन बदलता है जब आगरा तक महादजी सिंधिया का स्वामित्व स्थापित हो गया। सिंधिया प्राय मथुरा में निवास करते थे और वो खुद भी धार्मिक व्यक्ति थे, तो मथुरा में फिर से वैदिक मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम कह तो सकते हैं दुनिया भर के
लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान के सबसे विद्वत समाजों में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का समाज रहा है। इसने जब आवश्यकता आई है, पिछले एपिसोड्स में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, जब आवश्यकता आई है तो उन्होंने राजा का रूप लिया, जब आवश्यकता आई उन्होंने राजा के सलाहकार का रूप लिया, ब्रह्म क्षत्रिय का रूप लिया, और जब आवश्यकता समय के अनुसार बदली तो उन्होंने अनुदान लिए, खेती की, व्यापार किया, लेकिन समाज को दिशा देने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल हमेशा रहा। हम ये देखते हैं कि जब मुगल सत्ता से मथुरा के इन ब्राह्मणों का 36 का आंकड़ा रहने लगा, और इसका असर फिरोजाबाद के दुर्गा प्रसाद जी तक दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया है कि इस सत्ता के लोगों के लिए जो उनकी निगेटिव चीजें थी वो इन माथुर ब्राह्मणों ने पब्लिक के सामने लानी शुरू कर दी। इसको कह सकते हैं कि एक तरह से सत्ता विरोधी माहौल बनाने में, मुगल सत्ता विरोधी माहौल बनाने में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने काफी रोल प्ले किया। लेकिन चूंकि वो डेमोक्रेसी का जमाना नहीं था तो इसके एक सीमित असर ही हम लोग देख सकते थे, और बहुत से माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण उनसे उपकृत भी हो रहे थे इसके साथ ही साथ मुगल लोगों से, तो सामंजस्य भी बैठाते थे और आत्मसम्मान की बात हो तो खिलाफत भी करते थे। अब इसके बाद जब मुगल काल खत्म हो जाता है और अंग्रेजों की सत्ता आ जाती है तो उसमें चल के हम 3-4 अलग अलग इलाकों में माथुर चतुर्वेदी समुदाय के अलग अलग किस्म के आचरण को देखते हैं। कह लीजिए बेसिक चीज तो वही है, बेसिक सिद्धांत सब जगह वही है कि यदि हमारे आत्मसम्मान पे बात आएगी तो कोई समझौता नहीं है। लेकिन 1857 का जब विद्रोह होता है तो जैसा कि वहां मथुरा के विषय में ग्राउस ने लिखा है कि माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग जो थे, मथुरिया चौबे, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। किसी एपिसोड में उस विद्रोह से संबंधित और चतुर्वेदियों का, उसमें जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का रोल रहा है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अभी की बात यह है कि ये जो अंग्रेजों को एक चिढ़ पैदा हो गई कि ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हमारे झंडे के नीचे नहीं है। 1857 में इन्होंने खिलाफत की थी, तो जो मथुरा के अधिकतर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का हम देखते हैं तो अंग्रेजों से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। तो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये लोग आलसी हैं और भांग पी के, थॉर्नेल ने कहा है ग्राउस के बाद, जो कि 1857 में कलेक्टर था मथुरा का, उसने कहा है चौबे मोटे तौंद वाले हैं, भांग का नशा करते हैं और ये ऐसे ही बाग बगीचों में पड़े रहते हैं। लेकिन मतलब ये भी कहा भांग, भोजन, भजन, कसरत, बस अखाड़े में पड़े रहना, यही चौबों का काम है। ये बात सत्य है कि माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में बगीची संस्कृति का बहुत पुराने समय से प्रचलन रहा है। लेकिन ये जो बगीची संस्कृति थी इसमें एक तो अखाड़े होते थे, वहां पर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में मल्ल विद्या या कुश्ती का बड़ा प्रचलन रहा है, तो वो लोग कुश्ती लड़ते थे। दूसरे, ये अखाड़े सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे, सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र थे, और अंग्रेज इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि वहां उनके खिलाफ भी बातें होती थी। और बाद में चल के भारतवर्ष में ये जो अखाड़ा और बगीची संस्कृति है, इसमें हम पाएंगे कि इन अखाड़ों और बगीचियों का स्वतंत्रता संग्राम में माहौल बनाने में, चर्चा करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि जब चंद्रशेखर आजाद अपनी फरारी काट रहे थे तो फिरोजाबाद में ही एक अखाड़े में आके उन्होंने अपना समय काटा है। उन्हें पहलवानी का शौक था। कहने का मतलब है कि इस बगीची और अखाड़ा संस्कृति का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग तरह का अपना बहुत बड़ा रोल रहा है।
अब उस बात पर आते हैं कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों का अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा, जो भदावर क्षेत्र है इसमें होलीपुरा, कमतरी, तालगांव एवं अन्य इलाकों से हथकात, यहां से चूंकि कलकत्ता अंग्रेजों ने राजधानी बना रखी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही लोगों ने रोजगार की खोज में, व्यापार व्यवसाय की खोज में कलकत्ते की तरफ जाना शुरू कर दिया था। कलकत्ता लोग जा रहे हैं और वहां जाके व्यापार के अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जो भदावर क्षेत्र के लोग कलकत्ता गए, वहां पर ये सिर्फ वहां जाके व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये प्रबुद्ध लोग हैं। ये वहां जाके जो समाज के क्षेत्र में नई चीजें हो रही हैं, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, आधुनिकता आ रही है, उन सारी चीजों को भी जब ये अपने घर शादी ब्याह में, छुट्टियों में आते हैं तो ये विचार भी उनके साथ आते थे। खाली ऐसा नहीं कि पैसे आ रहे हैं वहां से, ये समाज में, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, और जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रगतिशील इलाका है, वहां के संपर्क के कारण ये चेंज भी लेके आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों से इनका सामंजस्य भी है और आत्मसम्मान की बात हो तो विरोध भी है। कलकत्ते में होलीपुरा के परिवार के एक हुए हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में, जिनकी वजह से उस परिवार ने बहुत तरक्की की, यानी कि दामोदर दास जी। इन्होंने बोअर युद्ध के दौरान यानी सन 1902 में कागज के व्यापार से, बताते हैं, कलकत्ते में लाखों रुपए का लाभ अर्जित किया। इन्हीं दामोदर दास जी के पुत्र राधेलाल जी 1908 में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त होते हैं और प्रांतीय सेवाओं में प्रथम अधिकारी नहीं, प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्हें 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। कलकत्ता, आगरा और मिर्जापुर, ये 3 सेंटर ऐसे व्यापार के डेवलप हो रहे थे जहां कपास, खांड और मसाले का व्यापार था। और आपको ये जान के प्रसन्नता भी होगी, थोड़ा ताज्जुब भी होगा कि इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा माथुर चतुर्वेदियों के हाथ में था। व्यापारी चतुर्वेदियों के विषय में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बीच में एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चतुर्वेदी समुदाय के जो इलाके हैं, इनमें आप जाइए तो वहां जो इमारतें बनी हैं उनका आर्किटेक्चर आपको बताता है कि चौबे लोग क्या कर रहे थे। जैसा बताते हैं, जैसा इतिहासकारों का मानना है कि आदमी, मनुष्य जो इमारतें बनाता है, उससे उसकी सोच, उसका समाज में स्थान और उसके व्यक्तित्व का भी पता लग सकता है। चूंकि हम लोग पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो जैसे मथुरा में प्राचीन काल से एक सातत्य बना हुआ है, घर बने हुए हैं, पुराने किस्म के घर हैं, कोठियां हैं। अभी एक बिल्कुल आप आधुनिक काल को छोड़ दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकाल की और 19वीं और 20वीं शताब्दी की। तो मथुरा में आमतौर पर टीले हैं, टीलों पे बने हुए घर हैं, सेफ्टी का ध्यान है, पतली पतली गलियां हैं कि जिनमें एकदम बड़ी संख्या में दुश्मन आके घुस ना सके, क्योंकि मथुरा पर हमले होते रहे हैं। तो जो वहां का आर्किटेक्चर है उसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था और रखा गया है। जब हम लोग भदावर क्षेत्र में आते हैं तो जब हम चंदवार के इलाके का आर्किटेक्चर देखते हैं, पुराने जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, या हथकात के देखते हैं, तो वहां पर ये सब इलाकों में हथकात तो अब वीरान है, चंदवार भी वीरान है, लेकिन एक जमाने में ये चौहान लोगों का क्षेत्र था। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पहले की। तो वहां के जो गढ़ी जैसी बनी हुई हैं,
पुरानी ईंटें भी हैं, बलुआ पत्थर भी है जिसको रेड सैंडस्टोन या सैंडस्टोन भी है, इसका भी प्रयोग है, मोटी दीवारें भी आपको मिलेंगी। ये सब चीजें बताती हैं कि यहाँ पर जो जमींदार लोग थे या जो चौबे ब्राह्मणों के परिवार थे वो एक अच्छी हैसियत के साथ निवास कर रहे थे। जब आप भदावर क्षेत्र में आते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ होलीपुरा की इमारतें हैं। इन इमारतों में चूंकि कलकत्ते का टच है और जमींदारी भी है और उस तरीके की मानसिकता भी है, तो थोड़ा जो वही सैंडस्टोन, ईंटें, घरों में दीवालों में मोटी दीवारें हैं, कंगूरे हैं, हाई रूफ सीलिंग्स हैं, इस टाइप का आप, जैसे वहां वृंदावन हाउस है होलीपुरा में, और भवन है जिनमें आप देखिएगा सबका एक अलग किस्म का आर्किटेक्चर है, जिसमें कि एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी। जो भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के निवास स्थल है उनमें बड़े बड़े आंगन हैं। हवा जिधर से बियड़ों में आती है, नदी की तरफ से आ रही है, तो उस हवा की रोक के लिए पेड़ लगे हुए हैं। बड़े आंगन क्यों हैं आप पूछ सकते हैं। उस बड़े आंगन का मतलब यह है कि भाई जमींदारी है, जमींदार लोगों का दरबार भी लगेगा, कचहरी भी होगी, तो वहां पर एक बड़ा चबूतरा, बड़ा आंगन जहां लोग इकट्ठे हो सके, बात कर सके, सुनवाई हो सके, ये भी आप देख लेंगे। और ये दरबार की प्रथा कुछ चौबों में और बगीची की प्रथा कुछ ऐसी है, यानी कि लोगों के इकट्ठे होने की, कि आज भी आप देखेंगे कि जहां कुछ चौबे समुदाय रहते हैं वहां उनका जरूर कुछ सिस्टम होता है कि चबूतरे पे बैठ के बातचीत हो रही है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, या कहीं यमुना किनारे बैठ के भांग ठंडाई भी छन रही है, बातचीत हो रही है, यानी एक सामुदायिक, बगीची प्रथा कम हो चली है, लेकिन एक सामुदायिक रूप में इकट्ठे होके चर्चा करना, सांस्कृतिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, सामाजिक चर्चा करना, ये चतुर्वेदी लोगों के समाज में ये एक इंटेलेक्चुअल टच की भी एक आपको परिचय देता है। जब आप कमतरी की इमारतें देखेंगे तो वो टीले पे होके भव्य इमारतें, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन उनमें आपको मथुरा वाला टच ज्यादा दिखेगा। वो बड़े सेठों जैसी इमारतें लगेंगी, यानी उनमें जो फ्यूडल माइंडसेट है वो ज्यादा झलकता है होलीपुरा की इमारतों में। और एक कहना चाहिए कि सातत्य वाला माइंडसेट, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके में यानी ये फ्यूडल तो है ही थोड़ा, लेकिन साथ में थोड़ा व्यापारियों से संपर्क, बड़ी हवेलियों वाला टच वो आपको कमतरी में दिखेगा। बड़ी बड़ी इमारतें आपको तालगांव में भी मिल जाएंगी, ऐसा चतुर्वेदी पुरा कनेरा में भी मिल जाएंगी, बहापिनाहट में भी थी, ऐसा नाटौली में भी। आपको ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहां नहीं हो, लेकिन जहां अधिसंख्य इमारतों का, ज्यादा चतुर्वेदी भी वहां पे थे। जहां तक सवाल कचपुरा और चंद्रपुर का है, तो चंद्रपुर में तो अधिकांश मकान कच्चे ही थे, और ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग चंद्रपुर वाले कहते थे कि वहां पर पक्के मकान बनाते नहीं है, क्रैक हो जाते हैं, कोई कहता है श्राप है या जो भी हो। जब मैं उन इलाकों में गया, चंद्रपुर खत्म होता है, वहां कचपुरा है, आगे चल के यमुना का क्षेत्र है, यमुना नदी टक्कर मार रही है और एक कर्व है, तो मुझको समझ में ये आया कि अन्य कारणों के अलावा एक कारण ये भी रहा होगा कि वहां का जो जलवायु है और उस समय का जो बिल्डिंग मटेरियल था और यमुना की जो टक्कर है, उसमें हो सकता है कि जो जैसे टीलों पे बन रहे हैं वहां की मिट्टी ऐसी है कि मकान में क्रैक आ जाते हो या कुछ हो, जो भी कारण हो। चंद्रपुर में कच्चे मकान है और कचपुरा में भी जो मकान है वो आपको एक टीले पे चढ़ के कुछ मकानों के अलावा बहुत भव्य आर्किटेक्चर वाले मकान कम है। हालांकि कचपुरा वाले भी जब कलकत्ता पहुंचे हैं तो कचपुरा वालों ने भी व्यापार में बहुत नाम कमाया है।
यहां मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे होलीपुरा का मैंने जिक्र किया कि दामोदर दास जी गए और होलीपुरा के बहुत लोग गए हैं कलकत्ता, उन्होंने शेयर बाजार में और कपास के काम में, बहुत से कामों में बहुत नाम कमाया। कचपुरा के ही पुरुषोत्तम दास जी और दद्दा मेघराज जी जौन माने के परिवार का भी कलकत्ते में किराने का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बहुत बड़ा काम था। इन लोगों ने कानपुर में भी पुरुषोत्तम दास गणपत राय के नाम से अपने फर्म की स्थापना की और जिसको उनकी अगली जनरेशन के श्री त्रिलोकीनाथ जी ने एक नई ऊंचाई दी और यश कीर्ति अर्जित की। त्रिलोकीनाथ जी के ही भाई भोजराज जी ने राजगद्दी हटिया कानपुर पर भोजराज उल्फत राय नाम की फर्म का खूब नाम और काम कमाया। यहां मैं आपको यह भी बताऊं कि त्रिलोकीनाथ जी के ही पुत्र प्रोफेसर राम स्वरूप जी थे, जिनके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र कि जिसकी रोशनी उनके जाने के बाद भी आज उस क्षेत्र में लोगों को रास्ता दिखा रही है। उनके विषय में हम फिर चर्चा करेंगे। अभी जब व्यापार की बात हो रही है तो मैं एक बटेश्वर के परिवार की भी चर्चा करना चाहूंगा। ये परिवार था हनुमान प्रसाद जी का। हनुमान प्रसाद जी और मैनपुरी के केशवलाल जी, इन लोगों ने जाके पहले कलकत्ते में और कलकत्ते के बाद बंबई में बहुत बड़ा काम किया। मैनपुरी के केशवलाल जी और बटेश्वर के हनुमान प्रसाद पाठक जी ने बंबई पहुंच के अपनी प्रसिद्ध फर्म केशवलाल हनुमान प्रसाद बनाई और बंबई के बड़े बड़े गुजराती सेठों को भी इन्होंने टक्कर दी। पुरा कनेरा के कुछ परिवारों ने भी कलकत्ते में अच्छा व्यापार किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इटावा कचपुरा के मुकुंद लाल जी खेरे वालों ने भी कलकत्ते के शेयर बाजार में अच्छा काम किया था। दद्दू कुंज बिहारी जी हथकास से उस जमाने में 19वीं सदी के आखिरी दशक के लगभग में कलकत्ता पहुंचे और व्यापार शुरू किया। ये स्वर्गीय शिवदत्त जी चतुर्वेदी के पिता बस्ती राम जी के अग्रज थे। एक इटावा के चतुर्वेदी थे राम सहाय जी, जो मोहन स्वरूप जी के बाबा थे। इन्होंने राम सहाय एंड कंपनी के नाम से शेयर बाजार में अपनी बहुत बड़ी फर्म चलाई और आगे चल के उसी फर्म में स्वर्गीय बसंत लाल जी ने भी बहुत यश कमाया। हथकास से इटावा आए हुए लेखराज जी चौबे, ये लगभग 11 वर्ष की उम्र में सन 1890 के आसपास इनके कक्का बांकेलाल जी कानपुर वहां हथकास से कलकत्ते में काम कर रहे थे, तो ये भी वहां पर चले गए और कलकत्ते में इन्होंने व्यवसाय शुरू किया किराने का। इनकी राजा कटरा में गद्दी थी बहुत बड़ी और फिर गिरधारी लाल तेजपाल के नाम से कलकत्ता, फिर कोचीन, पटना, बंबई, सब जगह इन लोगों का बहुत बड़ा व्यापार लेखराज जी के पुत्र गिरधारी लाल जी, तेजपाल जी, दौलत राम जी, घनश्याम दास जी ने किया। और इन्हीं लेखराज जी के सबसे बड़े पुत्र चुन्नी लाल जी प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इन्हीं चुन्नी लाल जी के पुत्र सुरेश चंद जी ने इंश्योरेंस के क्षेत्र में कलकत्ते में बहुत नाम कमाया। तेजपाल जी के लड़के सुभाष चंद जी, गिरधारी लाल जी के सतीश जी और दौलत राम जी के प्रभाष जी, इन लोगों ने भी किराने के व्यापार में और कोचीन की इनकी फर्म गिरधारी लाल तेजपाल ने बहुत नाम कमाया। इन्होंने बंबई, कोचीन, पटना, मैंगलोर, नीलेश्वरम आदि स्थानों पे भी बहुत बड़ा काम किया। बांकेलाल जी का, जो कि हथकांत के थे, उनका भी बहुत बड़ा काम था। कहने का मतलब मेरा ये है कि माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जो मैंने नाम लिए, इनके अलावा न जाने कितने लोग हैं। होलीपुरा, कमतरी, पुरा, इटावा और जाने कितने जगहों के लोग जो थे, वो कलकत्ते जाके शेयर बाजार, किराने, इन सब कामों में, बंबई जाके, जगह जगह जाके
अपना बहुत नाम कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, यश भी कमा रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी नौकरी और राजे रजवाड़ों की नौकरियों में भी लोग जा रहे थे। कोटा में इटावा के जो बाद में सर भी हुए, सर रघुनाथ दास जी दीवान साहब थे, जस्टिस ब्रज किशोर जी की चर्चा हो चुकी है, प्यारे लाल जी की चर्चा हो चुकी है, डिप्टी राधे लाल जी की चर्चा हो चुकी है, दानवीर बैजनाथ जी की चर्चा हो चुकी है। अब मैं आपको लाता हूं यमुना नदी के उत्तर के किनारे पर, यमुना नदी पार करके उत्तर की तरफ में। तो ये जो इलाका है जिसमें कि फिरोजाबाद आता है, आगरा भी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ है यमुना के, यहां क्या एक परिवर्तित चीज थी कि जो भदावर का क्षेत्र है, भदावर के क्षेत्र में भदावर के गांव के लोग और दिल्ली या आगरा की केंद्रीय सत्ता के बीच में भदावर के राजा होते थे। उनसे चतुर्वेदी समुदाय के लोगों का बड़ा अच्छा तारतम्य था, सामंजस्य था। लेकिन एक दूसरा पहलू यह था कि चाहे वो मुस्लिम सत्ता रही, मुगल सत्ता रही या अंग्रेज सत्ता रही, उन्होंने हिंदुस्तान की लोकल गवर्नमेंट में दखलंदाजियां बहुत कम की। तो इन लोगों का जो जमींदार लोग भी थे, उनका राजाओं से तारतम्य था। लेकिन जो फिरोजाबाद वगैरह के इलाके हैं, यहां जमींदार और केंद्रीय सत्ता के बीच में कोई राजा नहीं है, सिवाय थोड़ा सा सिंधिया जी का कार्यकाल छोड़ के। तो ये जो जमींदार हैं, ये एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट ही चला रहे थे। उसके जो पहलू है वो हमने देखे कि जब जरूरत उनके आत्मसम्मान पे आई तो वो सीधे, यानी दूसरी जगह के जमींदार है, जब पुराना जमाना बुचई सिंह जी वाला जमाना है तो वो मुसलमानों से उनकी सत्ता से लड़ाई हो रही है। लेकिन जो फिरोजाबाद वाले हैं वो मुगल सत्ता से सीधे केंद्रीय सत्ता से लड़ाई हो रही है। और अंग्रेजों के टाइम में भी ये रहा कि जैसे आगरा की दमयंती देवी जी का मैंने आपको बताया कि वो जेल भी गई स्वतंत्रता संग्राम में। फिरोजाबाद के दादाजी पद्म भूषण बनारसी दास जी, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, वो प्रवासी भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने खुल के काम किया। एक फिरोजाबाद में रमानंद जी थे जो कि क्रांतिकारी थे, बम बनाया उन्होंने और बाकायदा क्रांतिकारी गतिविधियों में, स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में हिस्सा लिया। यद्यपि वो और उनके भाई रतन कुमार जी नेपाल में उनको वहां के राणा की तरफ से जागीर जमीन मिली हुई थी, क्योंकि वहां वो किसी वजह से उनके संबंध थे, वो लोग प्रसन्न थे, तो बहुत बड़ा उनका वहां पर काम था। और यहां वो फिरोजाबाद में रह रहे थे और नेपाल भी जाते थे, यानी विदेश जाके व्यापार भी हो रहा है या खेती किसानी भी हो रही है। फिरोजाबाद के राय साहब पूरनमल जी की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। समाज सुधार का उन्होंने वो काम किया, चतुर्वेदी समुदाय के लिए किया, अन्य समुदायों में किया। जब वो फिरोजाबाद रिटायर होके आ गए, हालांकि अवस्था उनकी 42-43 साल थी, 45 में तो उनकी मृत्यु हो गई, तो वो चतुर्वेदी नौजवान लड़कों को स्पोर्ट्स खिलाते थे, खेलों में उनको ट्रेनिंग देते थे, सांस्कृतिक साहित्यिक चर्चाएं होती थी। ये उस जमाने का माहौल था। उदयपुर के महाराणा उनके शिष्य रहे, रीवा बघेलखंड के महाराजा उनके शिष्य रहे और बड़ी प्रतिष्ठा और यश उन्होंने कमाया। उनके विषय में जब अलग से बात करेंगे तो मैं और बातें भी बताऊंगा। फिरोजाबाद के लोगों ने और इलाकों के लोगों ने अपना व्यापार करते हुए, अपने कार्य करते हुए किस प्रकार से सत्ताओं से भी लोहा लिया अपने तरीके से, इनकी चर्चा मैं आगे के एपिसोड्स में करूंगा। आज के एपिसोड के विषय में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर करिए, जिससे और लोगों को, खास तौर से अपने बांधवों को जिसकी जानकारी मिले। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने पास जो जानकारी हो वो मुझे भेजिए, जिससे मैं उनको भी अपने इसमें डिस्कशन में शामिल कर सकूं। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको मेरा पालागन।